हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 16 दिसंबर और जो आज की करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो एक बार को आप इसको पढ़ सकते हो। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसमें बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 की। तो इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसके अंदर क्या क्या हाइलाइट्स हैं तो उनको एक बार को देख लेते हैं। तो पहली बात की गई है डेथ ड्यू टू मलेरिया, मलेरिया की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं, तो उनका एक डेटा यहाँ पे दिखाया गया है। हाई बर्डन मलेरिया कंट्रीज मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट अगेंस्ट द डिजीज इन 2021। 2021 की बात करें तो 2021 में भी जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर मलेरिया के केसेस ज़्यादा थे, है ना, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि भाई इसको जो प्री पेंडेमिक लेवल था, लाइक कोविड-19 से पहले जो डेटा था हमारे पास, जो जितनी हम इसके अंदर कोशिशें कर रहे थे, जितना कंट्रोल कर पाए थे, उसको अचीव कर लिया जाए और उन केसेस को कम किया जाए, तो सब इसके अंदर लगे हुए हैं। 2021 में बात करें तो करीबन 6,19,000 डेथ हुई थी इसकी वजह से, मलेरिया की वजह से, जो कि पहले कितनी थी, 2021 से पहले 6,25,000। और प्री पेंडेमिक लेवल की बात करें तो उस टाइम तो काफ़ी कम थी, मतलब 5,68,000, 5,68,000 डेथ हुई थी 2021 के अंदर। अभी ट्रेंड देखते हैं कि मलेरिया के केसेस में, एज फॉर मलेरिया केसेस द अपवर्ड ट्रेंड्स कंटिन्यू बट एट अ स्लोअर रेट। मतलब कि 2019 के बाद केसेस बढ़ तो रहे थे लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं कि भाई इनको कंट्रोल ही ना किया जा सके। 2021 में कितने केसेस थे, 200, करीबन 247 मिलियन, जो कि 2020 में कितने थे, 245 मिलियन, और 2019 में 232 मिलियन। अगर 2019 के कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर जो इसका ट्रेंड है उसको उसके हिसाब से देख के तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिनेरियो ऑफ हाई बर्डन कंट्रीज़, तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, किसके, मलेरिया के। तो वो स्पेशली इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई इसको कंट्रोल किया जा सके, जिसमें सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर दूसरा घाना, देन इंडिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में केसेस निकल के आते हैं, किसके, मलेरिया के। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे देखो, मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो निकलता है पानी से। आई मीन पानी के अंदर जो, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पे खुले में पानी रहता है, तो उसी के अंदर ये पनपता है। और ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे सैनिटेशन की बात की जाए तो इतना अच्छा है नहीं। जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे घाना हो गया, कॉन्गो हो गया, नाइजीरिया हो गया, तंजानिया हो गया, यहाँ पे तो बुरे हालात हैं। सैनिटरी की बात करें तो बहुत बुरे हालात हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल के आते हैं। इंडिया का तो खैर पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है इंडिया में। अब बात करते हैं कंट्रोल टूल्स यूज्ड बाय कंट्रीज़। तो सबसे पहला कंट्रोल टूल में क्या-क्या, मतलब जिसकी वजह से हम मलेरिया को रोक पाएँ। तो पहला तो क्या है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स। जो बेड के ऊपर जो हम नेट लगा के सोते हैं ना, मच्छरों से बचने के लिए, तो उनको पहले ही ट्रीट किया जाता है किसी दवाइयों से, ऐसी दवाइयों से जो इस मलेरिया के जो मॉस्किटो है उसको मार सके। जिन-जिन कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा है। और दूसरा है आईपीटीपी, मतलब इंटरमिटेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए कि उनको बाद में इफ़ेक्ट ना हो। हर्डल्स इन एंडिंग द मलेरिया, हर्डल मतलब किसी चीज़ में रुकावट बनना। तो मलेरिया को रोकने में क्या रुकावटें आ रही, क्या दिक्कतें आ रही, उसके बारे में देखते हैं। पहला तो देखो, जो मलेरिया का जो वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो कर रहा है म्यूटेट, मतलब खुद के स्ट्रक्चर को वो बार बार चेंज कर दे रहा है। उसकी वजह से जितनी भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जितनी भी मेडिसिन उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं, वो बाद में कुछ समय के बाद में उस पर असर करना बंद कर देता है। जैसे कि एड्स के अंदर, एचआईवी के अंदर होता है। जो एचआईवी वायरस है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, मतलब खुद को ड्रग्स के रेजिस्टेंस बना देता है, उन पे वो दवाइयाँ काम नहीं करती। वो दवाई को पहचान लेता है, कुछ टाइम के बाद में उसका वो कोई तोड़ निकाल लेता है और फिर उसके घंटा उसका असर नहीं होता। सेम थिंग यहाँ पे जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको रोकने के लिए। अब देखते हैं व्हाट इज़ मलेरिया, इतनी देर से बात तो कर रहे हैं, ये है क्या? मलेरिया इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिजीज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्या है ना, ये मॉस्किटो के द्वारा होती है, हमारे खून के अंदर सबसे पहले जाके अटैक करती है और इससे हमारी जान को भी खतरा है। मतलब हमने अभी देखा है कि करीबन 6,19,000 केसेज़ ऐसे हैं जहाँ पे परमानेंट डेथ हो गई थी इंसान की, ठीक है?
इट इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बारिश वगैरह और ये सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इस वजह से भी एक ये रीज़न है कि यहाँ पे इनके केसेस बढ़ना लाजमी है। इट इज़ प्रिवेंटेबल एज वेल एज क्योरेबल, तो इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, क्योरेबल भी है, ठीक भी किया जा सकता है अगर प्रॉपर टाइम पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाए तो। और थोड़ी बहुत आप घर में साफ़ सफाई रखोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अब बात करते हैं स्प्रेड, ये फैलता कैसे है। द स्प्रेड ऑफ द अब बात करते हैं स्प्रेड, ये फैलता कैसे है। तो स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे, द पैरासाइट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज इन मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसकी वजह से ये क्या है ना, फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन ब्लड, जैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, पैरासाइट है ना खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही वो हमारे लीवर सेल्स में पहुंचेगा। और लीवर सेल्स से वो बाद में निकल के आरबीसी के अंदर एंटर कर जाता है, जो रेड ब्लड सेल होती है हमारी, और उनको क्या करना स्टार्ट कर देता है, रप्चर। रप्चर मतलब उनको फाड़ डालता है, और उससे जो हमारा ब्लड लॉस है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। उसी से हमारी जो बॉडी की जो आरबीसी काउंट रेट है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली एक समय के बाद में हमारी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसकी 5 स्पीसीज़ हैं, ठीक है? जिनमें से 2 जो स्पीसीज़ है वही हमारे लिए सबसे खतरनाक है। पहला तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन 2 के कारण सबसे तहलका मचा रहता है। सिम्पटम्स की बात करें तो काफ़ी तेज़ मात्रा में क्या, काफ़ी हाई फ़ीवर रहता है, और बॉडी पूरी टूटी-टूटी रहती है। हमको एकदम से सर्दी लगना स्टार्ट हो जाता है, सिर दर्द होता है, बॉडी पेन रहता है, थकावट रहती है, तो ये इसके सिम्पटम्स हैं। अगर मलेरिया वैक्सीन की बात करें तो फ़िलहाल के लिए एक आरटीएस और एस, ठीक है, जिसको किस ब्रांड नाम से निकाला गया है, मॉस्कीक्यूरिक्स। मॉस्कीक्यूरिक्स नाम से एक वैक्सीन है, जो कि काफ़ी साइंटिफिक ट्रायल्स के बाद में इसको उतारा गया है, जो जो मलेरिया का रिस्क है उसको करीबन 40% तक ख़त्म कर देती है। यही अब तक की सबसे बेस्ट वैक्सीन फ़िलहाल के लिए निकल के आई है। इसको जीएसके कंपनी के द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया है, और जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उसने 2015 में इसको अप्रूव कर दिया था लोग कि भाई आप इसको, जो ह्यूमन्स हैं, पेशेंट्स हैं, आरटीएस और एस वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू अटैक द मलेरियल पैरासाइट। तो इसका क्या काम क्या है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ये वैक्सीन, तो इसका काम क्या है ना, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको बता देगा कि आपको किस पैरासाइट के खिलाफ में जाके अटैक करना है, उससे खुद को बचाना है, तो पहले से ही उसको रेडी रखेगा। जैसे ही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, किसके थ्रू, फीमेल एनाफ्लीज के थ्रू, है ना, यही इसी मॉस्किटो के थ्रू ये फैलता है। जैसे ही हमको बाइट करेगी और इसके अंदर अगर ये पैरासाइट होगा, तो जो ये इम्यून सिस्टम है हमारा उसको उसी टाइम पे ख़त्म कर देगा। व्हाट आर द इनिशिएटिव टू कर्व द मलेरिया, मलेरिया को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, कि पूरे वर्ल्ड के लिए क्या क्या सोचा है डब्ल्यू ने। तो डब्ल्यू ने 25 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। तो टारगेट बनाया कि 2025 तक हम मलेरिया को इन कंट्रीज से, इन 25 कंट्रीज से एरेडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसीलिए इस इनिशिएटिव का नाम पड़ा E2025 इनिशिएटिव, है ना। ई का मतलब क्या होगा, इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब ख़त्म हो जाना। तो 2025 तक मलेरिया को उन कंट्री से ख़त्म कर दिया जाएगा। और डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी है मलेरिया को लेके, कि 2016 से 2030 तक हमको कैसे हैंडल करना है, तो जो 2020 तक का इनका सोचना था कि 40% तक हम मोर्टिलिटी रेट्स को ख़त्म कर देंगे, मतलब जहाँ पे डेथ होती है, मतलब जितनी भी डेथ होती है उनमें से 40% डेथ की जो कमी है ना, हम 2025 तक लेके आएंगे। और 2020 तक, और 2025 तक इन्हीं में सुधार करते करते डेथ का जो रेट है उसको 75% तक कम करना है। और 2030 में इसको कहाँ पे लेके आना है, 90%, मतलब कि 90% लोगों का क्योर 100% हो जाएगा। तो 2015 को इसका बेसलाइन रखा गया कि मतलब अगले 15 साल के अंदर हमको इसको बिल्कुल ख़त्म करना था, 2015 से 2030 तक। स्पेसिफिक बात करें तो इन इंडिया मलेरिया एलिमिनेटेड एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन 2015। 2015 में सरकार ने अपना बेस प्लान रेडी किया, कि भाई कुछ प्रोसीजर्स रेडी किए कि इनको फॉलो करके हम इंडिया से जो ये मलेरिया इसको ख़त्म कर देंगे। और इन फ्रेमवर्क्स को किसके बेस पे बनाया गया था, जो डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी है उसको ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एनएफएमई
नाम से अपना फ्रेमवर्क रेडी किया। NFME मतलब नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो ये स्ट्रेटजी भी 2016 से 30 तक की रखी गई। नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, सॉरी, 2017 से 2022 तक इसको लॉन्च किया गया 2017 में। और अगले 5 साल के लिए इसको देखा गया कि इसमें कैसे हम इसको मलेरिया को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, HBHI। इस इनिशिएटिव को मतलब इनको 4 स्टेट्स के अंदर लागू किया गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस थे किसके, मलेरिया के। वो कौन कौन सी थी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इसको जुलाई 2019 के अंदर लागू किया गया था। फिर बात करते हैं LLIN, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स। ये पहले ही ट्रीटेड रहते हैं दवाई से, और जैसे ही कोई मॉस्किटो इनके पास में आता है या इसमें उलझ जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें पहले ही दवाई लगी होती है। फिर जो हमारी जो मेडिकल काउंसिल रिसर्च है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इन्होंने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस बनाई। ठीक है, एक ग्रुप बनाया जिसमें जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो पार्टनर वर्किंग है ना, इसको साथ में मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। टॉपिक इज़ मिशन गंगा क्लीन। ठीक है, क्लीन गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में अभी हम देखते हैं। मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति, इन्होंने चेयर की जो 10वीं मीटिंग है एम्पावर टास्क फोर्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो इसकी 10वीं मीटिंग को इन्होंने होस्ट किया। एज As part of its flagship Namami Gange program, the Union government has shifted its focus from improving sanitation to conservation, tourism, economic development of Ganga River। तो पहले का जो फेज था उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या प्रण लिया हुआ था कि हम है ना जो सैनिटेशन है, जो गंगा के अंदर या फिर गंगा के अराउंड में जितना भी गंदगी सॉरी गंगा के अंदर जाती थी उसको सुधारेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो अगला फेज़ है इन्होंने इसमें किस चीज़ की तरफ फोकस किया कि इसको कंज़र्व करेंगे, यहाँ पे टूरिज़्म इसके सराउंडिंग एरिया में बढ़ाएंगे, यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जहाँ जहाँ से गंगा जाती है। तो ये सब इनके ऊपर बातें चली है। व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट इन गंगा रिजुवनेशन, अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म वर्किंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्किट अलोंग द गंगा इन लाइन विद अर्थ गंगा। ठीक है, अर्थ गंगा नाम से इनका कोई प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे बात की गई है कि जो गंगा जी हैं जहाँ जहाँ से वो जाती है वहाँ की जो टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, मतलब टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा जहाँ जहाँ से गंगा हमारी बहती हुई जा रही, जिन स्टेट से जिन सिटीज़ से निकलते हुए जा रही है। अर्थ गंगा implies a sustainable development model with focus on economic activities related to गंगा। अब बात करते हैं एग्जीबिशन एंड फेयर्स अक्रॉस 75 टाउन्स अलोंग गंगा रिवर प्लान्ड एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। मतलब जैसे ही आज़ादी के 75 साल हमको पूरे हुए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गंगा जी के जितने भी किनारे में जितने भी टाउन्स हैं उनमें 75 टाउन्स को चूज़ किया गया, जहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे और मेले लगाए जाएंगे, फेयर्स लगाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर undertaking various steps to build organic farming and natural farming corridors along गंगा रिवर। मतलब जहाँ से गंगा जाती है वहाँ के सराउंडिंग एरिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ऐसे ही इको एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर फोकस कर रही है मैपिंग ऑफ अर्बन ड्रेन्स। जो अर्बन ड्रेन्स है, जो शहरों की जो ड्रेन्स है, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट डालती थी गंगा जी के अंदर, तो उनको मैनेज करने के लिए उनको अच्छे से ट्रीट करके बाद में उस पानी को दोबारा से रीयूज़ किया जाए अंडर SBM 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम के अंडर में। व्हाट इज़ NMCG? National Council for Rejuvenation, Protection, Management of River Ganga is also known as National Ganga Council. The mission was established in 12 अगस्त 2011 under Societies Registration Act 1860 as Registered Society। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि भाई इस मिशन में क्या क्या इसके मतलब क्या थे, मतलब इसको लागू करने का रीज़न क्या था। The mission incorporated rehabilitating and boosting the existing STP। STP क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि भाई इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और ये अच्छे से काम कर सके।
and instant short-term steps to curb pollution at exit point of the riverfront in order to check the inflow of sewage। जो एग्जिट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से पानी गंगा जी के अंदर गिरता है, ठीक है, उन एग्जिट पॉइंट्स को पहचान के और इनको जितना भी सॉलिड वेस्ट है जो डायरेक्ट वहाँ पे जाता था उसको रोका जाए। To maintain the continuity of the water flow without changing the natural season variation, to restore and maintain surface flow and groundwater, to regenerate and maintain the natural vegetation of the area, to conserve and regenerate the aquatic biodiversity as well as riparian biodiversity of river Ganga basin, to allow participation of public in process of protection, rejuvenation and management of river। तो यहाँ पे सारी कुल मिला के गंगा जी के लिए बातें की जा रही कि जो उनका जो वाटर फ्लो है कई बार कम हो जाता है, तो इसको हम इतना क्लीन रखें और इसके लिए काफ़ी कुछ करें जिससे जो ये वाटर फ्लो जितना भी पहले कम हो रहा है ना, ये मेंटेन रहे, पूरा साल सेम वाटर फ्लो इसके अंदर चलता रहे, बिल्कुल क्लीन रहे। और लोगों की भी इसमें क्या है ना, सहयोग होना चाहिए। भाई उनकी भी कुछ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि कूड़ा करकट ना फेंके गंगा जी के अंदर। और अगर कहीं पे सीवेज पानी वहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है या फिर कोई भी कंपनी वहाँ पे डाल रही है तो आप वहाँ पे शिकायत भी कर सकें, ठीक है। और शिकायत करने के लिए क्या है कि कुछ ऐप वगैरह बना रखी है, जैसे भुवन गंगा ऐप हो गया, और बैन कर दिया गया था वेस्ट डिस्पोजल पे 2017 के अंदर, है ना। तो ये सब सरकार के द्वारा स्टेप्स उठाए गए थे। अब जो जो मेन पिलर्स हैं गंगा जी को ठीक करने के लिए, तो वो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, रिवर की सरफेस क्लीनिंग रहे, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ की जाए, आसपास सराउंडिंग में जितने भी फॉरेस्ट वगैरह हैं या फिर पेड़ पौधे जो पहले काटे जा चुके हैं या फिर जितनी भी बंजर ज़मीन साइडों में बची हुई है वहाँ पे दोबारा से एफोरेस्टेशन की जाए, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाए, पब्लिक अवेयरनेस की जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई जो आप ये गंदगी इसके अंदर डालते हो इसकी वजह से कितना नुकसान होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, मतलब जो जो इंडस्ट्रीज साइड में लगी रहती हैं उनसे जो गंदा पानी इसके अंदर जाता है उसको रोका जाए। और गंगा ग्राम, भाई लोगों को जो आसपास की ग्राम पंचायत है उसको इन्वॉल्व करके इसमें चला जाए। तो यही सब इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज हकोटो आर मिशन। रिसेंटली ए जापानीज स्पेस स्टार्टअप इज स्पेस इंक्लूसिव हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट लैंडर M1। तो जो ये जापान की कोई स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने खुद का एक प्राइवेट लैंडर इंट्रोड्यूस किया है जिसका क्या नाम है लैंडर M1 टू मून। और इसको किस मिशन के थ्रू भेजा जाएगा, हकूटो आर मिशन के थ्रू। कौन से रॉकेट से, स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इसको छोड़ा जाएगा। जापान का ये पहला लूनर मिशन है, ठीक है, जो कि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द मिशन, इस मिशन की क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं। द नेम हकुटो आर रेफर टू द वाइट रैपिड दैट जापानीज फोल्कलोर सजेस्ट लाइव्स ऑन द मून। द M1 लैंडर विल डिप्लॉय 2 रोबोटिक रोवर्स। जो ये M1 लैंडर्स है ना, ये क्या है ना, इसके अंदर 2 रोबोटिक रोवर्स होंगे, 2 व्हील्ड एंड ऑरेंज साइज का एक छोटा सा डिवाइस होगा फ्रॉम जापान जाक्सा स्पेस एजेंसी। जैसे इंडिया का हो गया ना इसरो, वैसे ही जापान की कौन सी है, जाक्सा स्पेस एजेंसी, उसके द्वारा ऑरेंज साइज का कोई छोटा सा डिवाइस भी होगा जो ये साथ में लेके जाएगा। और एक 4 व्हील्ड रोवर होगा जो UAE के द्वारा बनाया गया है, और उसको क्या बोला गया है, एक्सप्लोरर राशिद। जो कि राशिद एक लड़का है जो दुबई की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इफ़ द रोवर राशिद लैंड सक्सेसफुली इट विल बी अरब्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मून मिशन। कि अगर ये रोवर मून पे सक्सेसफुली लैंड हो गया ना, तो जो अरब कंट्रीज़ का ये पहला सक्सेसफुल फर्स्ट मून मिशन होगा। सो फार ओनली US, रशिया एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जो मैनेज कर चुकी हैं टू पुट ए रोबोट ऑन लूनर सरफेस, मून की सरफेस पे अपने रोबोट्स को ये उतार चुकी हैं। इट विल आल्सो बी कैरिंग एन एक्सपेरिमेंटल सॉलिड स्टेट बैटरी। सॉलिड स्टेट बैटरीज को भी अपने साथ लेके जाएगा जो किसके द्वारा बनाई गई है, NG के स्पार्क प्लग कंपनी के द्वारा। फीचर की बात करें तो इट इज़ डिज़ाइन इन सच ए वे दैट इट विल यूज़ मिनिमल फ्यूल, कम से कम फ्यूल, और पैसा भी बचेगा उसके अंदर, और ज़्यादा स्पेस रहेगा जिसमें कार्गो वहाँ पे लेके जाया जा सके। इट विल टेक अ लो एनर्जी पाथ, ठीक है, मतलब स्लो पाथ और जिसमें कम एनर्जी का खर्च हो,
उसको यूज़ किया जाएगा मून तक पहुंचने के लिए, फ्लाइंग 1.6 मिलियन किलोमीटर, 1.6 मिलियन किलोमीटर्स ये वहाँ पे जाने में लगा देगा। इसका माना जा रहा है कि भाई एंड ऑफ अप्रैल तक ये वहाँ पे लैंड कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वाटर का डिपोजिशन वहाँ पे कैसा है, इस चीज़ को वहाँ पे सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मिशन सक्सेस वुड आल्सो रिप्रेजेंट ए माइलस्टोन इन द स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन जापान एंड यूएस एट अ टाइम व्हेन चाइना इज बिकम increasingly competitive and ride on Russia's rocket are no longer available in the wake of Russia's invasion of Ukraine। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? एक तो भाई रशियन रॉकेट्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अगर ये वाला मिशन सक्सेसफुल हो गया। दूसरा, चाइना हर जगह अपना दबदबा बना रहा है। अगर ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है तो एक तरह से चाइना के ऊपर भी ज़्यादा निर्भर रहने की लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी। जापान हैज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विद नासा टू फेरी पेलोड्स टू द मून बाई 2025 एंड इज एमिंग टू बिल्ड ए परमानेंटली स्टाफ्ड लूनर कॉलोनी बाई 2040। कि जापान ने नासा के साथ मिलके कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जहाँ पे ये 2040 तक वहाँ पे एक लोगों के रहने लायक कॉलोनी को बनाने की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द अदर मिशंस? जो दूसरे मिशंस क्या है इंडिया का, जैसे कि हो गया चंद्रयान 1, 2 एंड 3, और दूसरी कंट्रीज़ के कैसे हो गए यूएई का मून मिशन, नासा का आर्टेमिस मिशन, और यूएसए का फिर एक और लूनर एवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, चाइना का चेंग्स ई मिशन। तो ये सब थे, आप देख सकते हो सभी कंट्रीज़ के अपने अपने मिशंस। अब बात करते हैं श्री अरबिंदो की, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था एक प्रोग्राम में जहाँ पे ये श्रद्धांजलि मतलब जो इनका बर्थडे है उसके उपलक्ष्य में इसको रखा गया था। अब बात करते हैं श्री अरबिंदो की। रिसेंटली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोग्राम क्यों बनाया गया, स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी 150वीं श्री अरबिंदो जी की। ठीक है, कहाँ पे? पुडुचेरी में, अंडर द एसिस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। पीएम हैज़ रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प्स इन ऑर्डर ऑफ श्री अरबिंदो। कि भाई इनके ऑनर में एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया और एक कॉइन को जारी किया गया था। अब ये हैं कौन? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को। ये योगी रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, पोइट रहे हैं मतलब कवि रहे हैं, और इंडियन नेशनलिस्ट रहे हैं जिनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है भारत को आज़ादी दिलाने में। Aurobindo pragmatic strategy to get rid of British rule marked his the prophet of Indian nationalism। तो इनको इंडियन नेशनलिज्म का प्रॉफिट भी बोला जाता है। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से, जो कि कहाँ पे था? दार्जिलिंग के अंदर। बाद में इन्होंने ये चले गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। वहाँ से इन्होंने दो लैंग्वेजेस के अंदर मतलब जो एक तो क्लासिकल और जो बाकी की मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज है ना, उनके अंदर अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट वगैरह किया था। 1892 में इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिली थी, कहाँ की? बड़ौदा और कलकत्ता की, मतलब वडोदरा और कोलकाता की। ही बिगेन द स्टडी ऑफ योगा एंड इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग क्लासिकल संस्कृत। तो मतलब इंडियन लैंग्वेज को भी इन्होंने सीखा, और साथ ही जो हमारी क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज है उसको भी इन्होंने पढ़ा था। इंडियन रिवॉल्यूशन मूवमेंट 1902 से 1910 तक इन्होंने जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स काम किया। जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर, तो उसमें इन्होंने क्या है ना, इनको काफ़ी बुरा लगा। तो इस वजह से इन्होंने जो अपनी जॉब थी, ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो छोड़ दी थी। ठीक है, और पूरी तरह से खुद को नेशनल मूवमेंट के अंदर डाल दिया था। ही एडिटेड द पेट्रियोटिक जनरल वंदे मातरम। जो वंदे मातरम एक जनरल आती थी उसको भी इन्होंने एडिट किया, टू प्रोपेगेट रेडिकल मेथड्स एंड रिवोल्यूशनरी टैक्टिक्स इंस्टेड ऑफ सुप्लिकेशन। इनको 3 बार अरेस्ट किया गया, 2 बार तो सेडिशन के चार्ज में, और एक बार में इनके ऊपर चार्ज लगा था कि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे वार छिड़ने की। इस वजह से इनको इम्प्रिजन भी कर दिया गया था 1908 के अंदर अलीपुर बॉम्ब केस में। 2 ईयर्स लेटर ही फ्लैड टू ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया से फ्लैड होके ये कहाँ पे पहुँच गए? फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी के अंदर। गेव अप द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से संन्यास ले लिया, और कहाँ पे खुद को ले गए? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर
जागू से फिर ये वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर, फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में ये उभर के आए। ही मेट मीरा अल्फासा इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में मीरा अल्फासा से मिले, एंड देन देयर स्पिरिचुअल कोलेब्रेशन लेड टू इंटरनल योगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोविंडोज आइडिया ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। तो उस टाइम पे इनके व्यूज़ क्या थे उसके ऊपर। सेवरल इंडियन सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज एन अपॉर्चुनिटी मूवमेंट टू गेट रीड ऑफ कॉलोनियल ऑक्यूपेशन। तो काफ़ी इंडियन सोच रहे थे कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से हम खुद को आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन इनका क्या मानना था कि हमको सपोर्ट करना चाहिए किनको, अंग्रेज़ों को, और हिटलर को हराना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ही फाउंडेड द कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स विच टुक सेव एज अ श्री अरविंदो आश्रम इन 1926 की। वर्क की बात करें तो वंदे मातरम का जो न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इन्होंने स्टार्ट किया था, एडिट किया था, ठीक है, 1905 के अंदर। बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, या फिर आवर ऑफ गॉड। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 को, कहाँ पे, पौंडीचेरी के अंदर। सो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बेझिझक बता सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव